थोड़ा अपने गांव कनेक्शन के बारे में। मेरा गांव कनेक्शन यही है कि जब से मैंने आपके गांव के उस चबूतरे की फोटो देखी है सफ़ेद और काले टाइल्स की, और बच्चे बैठे थे जहाँ हम जा रहे हैं अभी, जहाँ जा रहे हैं, तो फिर पिछले किसी दिवाली के दिन का आप बच्चे के साथ खेतों में थे कहीं एक जगह, तो ये मेरा गांव कनेक्शन ऐसा है ना कि मैं फंसा रहता हूँ गांव में ही, निकल ही नहीं पाता हूँ। अच्छी बात है, फंसा रहना नहीं कहूँगा मैं, जुड़ा रहना कहूँगा। तो आपका गांव कहाँ है? गोपालगंज एक जगह है, यहाँ से इधर गोरखपुर से आगे बिहार में पड़ता है, वो डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज जी। बट गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से भी मेरा 26 किलोमीटर दूर इंटीरियर में गांव है, बेलसर नाम है उस गांव का। वहीं आपका जन्म हुआ? वहीं पे जन्म हुआ, 10वीं तक वहीं पढ़ाई लिखाई हुई है। अच्छा। तो चलना, कूदना, तैरना, गिरना सब वहीं सीखे हैं। पेड़ पे चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना, तालाब में नहाना, नदी है घर के पीछे। अच्छा। तो सब कुछ वहीं हुआ है। और उसके बाद या गांव के कुछ अच्छे अनुभव याद हो जो आपको? बहुत सारे अनुभव, मतलब याद क्या कहें, वो तो साथ लेके चलते हैं कि वो बचत खाता में सिर्फ स्मृतियां हैं वहाँ की। और मैं बतौर अभिनेता भी मेरे बहुत सारे किरदार मेरे गांव के लोग हैं या उनसे थोड़े बहुत इंस्पायर्ड हैं कि मतलब एक मधुसूदन बाबा थे तो उनसे, या कोई भी मेरे मास्टर थे स्कूल में, तो उनके कुछ एलिमेंट लेके नीलबट्टे सन्नाटा के मास्टर में मैंने कर लिया। तो मैं तो वही, मैं तो ये बोलता भी हूँ कि शहरों में भले हम खर्च हो रहे हैं, इनकमिंग जो है ना, स्रोत जो है ना, जो फिक्स डिपॉजिट आता है वो गाँव से ही आता है। वो चाहे अन्न हो, भले हम कंजप्शन शहरों में कर रहे हैं, बाजार शहर में है, लेकिन वो रोटी अन्न उपजता गाँव में ही है। तो वैसे ही मतलब मेरी जो उपज है ना, जो भी मेरे पास दुनिया जहान का अनुभव संसार है, सब मेरा गांव वाला। मुझे इसीलिए रेणु जी बहुत पसंद है, फणिसोनाथ रेणु, अद्भुत लिखते हैं वो। मुझे लगता है कि जैसा जब मैंने कहानियाँ रेडियो पर सुनाना शुरू किया और उसके बाद अभी की, जैसे छोटा शहर है, छोटा शहर तो बहुत बदल गया, लेकिन हमारे मन में जो छोटा शहर है वो एक द्वीप है यादों का, उसको हम संभाले रहते हैं, उसको जिंदा रखते हैं। छोटे शहर में आप आए, वही आपको आप 40 लाख और 50 लाख की गाड़ी में लोग घूमते मिलेंगे। वही शॉपिंग मॉल के अंदर घुस जाएंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि ए शहर में या बी शहर में। लेकिन आपके दिमाग का जो है वो छोटा शहर, जहाँ अभी भी चाय की पत्ती लेने पड़ोस के घर आप जा सकते हैं, और जो रिश्ते हैं, तो वही मुझे लगता है कि गाँव के बारे में भी है कि गाँव की हमारी जो परिकल्पना, हमारे जो मन का गाँव है, वो हम साथ लेके चलते हैं। गाँव तेजी से बदल रहे हैं, बहुत तेजी से बदल रहे हैं। क्या बात है, यादों का द्वीप, कितना सुंदर शब्द बोले। वही है कि हाँ, जो हमारे मन का गाँव है ना, कोई गाँव किसकी कविता थी कि अब जैसे आम के अंदर नहीं रहा आम, जैसे लखनऊ के अंदर नहीं रहा लखनऊ, वैसे ही गांव के अंदर नहीं रहा अब गांव। बट फिर भी जो हमारी यादों का गांव है ना, जो बट अपार्ट फ्रॉम सब अभी भी ऐसा नहीं है कि ये बाजारवाद तो धीरे धीरे पांव पसार ही रहा है। अब मेरे गांव में मुझे नहीं याद है कि नीम का दतवन कितने बच्चे करते हैं। अब सब वहाँ टूथपेस्ट और ब्रश पहुँच चुके हैं। मैं जब भी गाँव जाता हूँ तो मैं नीम का दतवन ही चाहिए मुझे। हम तो बॉम्बे में भी खोज लेते, मेरे घर में खटिया है बॉम्बे में। अरे वाह। लकड़ी का कठौत है। अच्छा। जो लकड़ी का जो होता था ना, बड़ा वाला कठौत। तो हमारी पत्नी को भी इन सब चीजों का है। तो हम वहाँ सील, बट्टा, ओखल, मूसल सब हमने इकट्ठा कर रखा है। वो वही है, वो ये द्वीप जो है ना यादों का, कि आप अपना गाँव अपने साथ रखना चाहते हैं, भले अब वो गाँव में वो चीजें विलुप्त हो रही हैं तेजी से। बिल्कुल, गांव बदल गया, हम तो न बदले उतनी तेजी से, हम तो कहीं ना कहीं। तो ये जो जैसे आपने बताया मधुसूदन जी के बारे में, ये बताइए ना मुझे उन लोगों के बारे में। बहुत सारे बाबा लोग थे मेरे गांव में। एक रघुनाथ बाबा थे, पंडित जी। मैंने अभी स्त्री फिल्म आई थी, स्त्री फिल्म में एक जगह बोलता हूँ मैं कि मैं साहित्याचार्य, संगीताचार्य, त्रिकालदर्शी, वैद्य विशारद, अर्थशास्त्री, सारी डिग्रियां हैं मेरे पास।
ये दरअसल ये जो लाइन है वो रघुनाथ बाबा बोलते थे अपने परिचय में। बाबा आप परिचय आप बताइए, तो बड़ी लंबा अपना इंट्रो देते थे। अरे तुम जानते हो सालों में कौन हूँ। हाँ, और वो बोलते थे साहित्याचार्य संगीताचार्य त्रिकालदर्शी पंडित रघुनाथ शास्त्री मल्लिक। तो साहित्याचार्य संगीताचार्य त्रिकालदर्शी, और उनके तो किस्से थे बाप रे बाप। वो बोलते थे उधर मैं तो अब जाता हूँ स्वर्ग लोक में, इंद्रासन में दरबार सज जाता है और अप्सराएं जो है मेनका और उर्वशी मना कर देती है इंद्र को कि नो प्रोग्राम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोला रघुनाथ शास्त्री चाहिए हारमोनियम पे। तो ऐसे बोलते थे बाबा बातें कि साले हम हारमोनियम में बैठ जाएंगे तो अब तब अप्सराएं नाचती हैं। ऐसे नहीं होता है, प्रोग्राम बंद हो जाता है ऊपर। अब जी क्या कहेंगे इसको। हम सारे बच्चे उमड़ के रघुनाथ बाबा के पास जाते थे, कुछ तो मिलेगा, मजा आता था। ऐसी कहानियां सुनाते थे वो। घूर ताप रहे हैं हम लोग, आग जली है शाम को, और घूर में बात कर रहे हैं इंद्रासन की कि मैं हारमोनियम बजाने जाता हूँ। क्या कल्पना है। मतलब तो उनके घर में मुझे याद है एक बार एक किस्सा है कि उनके दरवाजे पे जामुन का पेड़ था जी। और एक बार वो बैंक से कुछ लोन लिए थे, पंपिंग सेट का छोटा मोटा। लोग आए थे तो वो जामुन के पेड़ पे चढ़े थे जामुन तोड़ने, और मुखिया लोग आ गए नीचे दरवाजे पे। तो वहीं से जामुन खा रहे हैं और गुठली फेंक रहे हैं उस पे नीचे। तो वैसे ही मधुसूदन बाबा अब तो नहीं रहे, रघुनाथ बाबा भी नहीं रहे। हम तो छोटे थे बचपन में, तो इन लोगों को देखते थे, इनके कहानियां सुनते थे घंटों बैठ के। मतलब बिना मतलब की बातें हो रही हैं और लोग हंस रहे हैं, मनोरंजन हो रहा है। तब सपने क्या थे? क्या बनना चाहते थे? मैं परसों इसी सड़क पे जा रहा था, आगे से दाहिने मुड़ते हैं बिस्वा के लिए, छोटी सड़क आती है जी। सुबह में 6 बजे मुझे ट्रैक्टर दिखा एक, और ट्रैक्टर दिखा कोहरा सा था, सुबह यहाँ कोहरा होने लगा है। और ट्रैक्टर देखते मुझे ना ये आपका सवाल मुझे याद आया कि यार मैं बचपन में मेरा ड्रीम तो एक ट्रैक्टर खरीदना था। कि गांव में बैल, मेरे घर पे बाद में गायें रहती थी, बैल नहीं रहते थे, हल जोतने के लिए दूसरों का ट्रैक्टर आता था। तो मैं सोचा कि अरे ये तो गांव में जो पंकज था उसका तो ड्रीम एक ट्रैक्टर खरीदना था, और मैं तो अब खरीद सकता हूँ। लेकिन अब मुझे वो गांव और वो खेत मेरे से दूर हो चुका हूँ, क्या करूँगा ट्रैक्टर लेके। तो मैं सोचा कि यार कितने साधारण सामान्य से ड्रीम थी कि एक ट्रैक्टर खरीद लें और गांव में थोड़ी खेती अच्छे से हो जाए। हमने कहाँ सोचा था कि अभिनेता बनूंगा, बिल्कुल नहीं सोचा था सर। +2 तक पता नहीं था कि अभिनेता बनना है मुझे। अच्छा। ग्रेजुएशन में आके लगा कि यार ये काम अच्छा है, इसमें मन लग रहा है, तो यही करूं क्या। और फिर रास्ते बनते गए। आए दिन आजकल मुझे हर लोग, मैं अकेला हूँ, कितने लोगों को फेसबुक पर रिप्लाई करूंगा मैसेज का, आते हैं कि हमें गाइड करो, हमें एक्टर बनना है, एक्टिंग में जाना है। मुझे लगता है कि हमारे ज़माने में गूगल भी नहीं था, ये बिल्कुल। हमने कैसे रास्ते ढूंढ लिए कि पैसे नहीं है, एक्टिंग की ट्रेनिंग लेनी है, तो पता करते करते मालूम चला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फ्री में सिखाती है। तो अब इसमें कैसे होगा, ग्रेजुएशन करना होगा। तो जब मेरे को मालूम चला NSD में ग्रेजुएशन करना होता है, तब जाके मैंने ग्रेजुएशन शुरू की थी, वरना पढ़ाई छोड़ दिया था। +2 के बाद मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। एक्टिंग कर पाए इसलिए मैंने बोला कि अब ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर तो वहाँ जा नहीं सकते। तो मैं +2 बायो से किया था, बाबूजी डॉक्टर बनाना चाहते थे, और +2 के बाद 2 अटेम्प्ट में डॉक्टरी नहीं हुई मेडिसिन में, बिहार का जो टेस्ट था। तो पढ़ाई छूट सी गई मेरी। मैं छात्र राजनीति में लग गया और थिएटर करने लगा, तो पता चला कि भाई ड्रामा स्कूल तो ग्रेजुएशन चाहिए, मैं तो पढ़ाई छोड़ चुका हूँ 2 सालों से। मैं फिर वापस गया और मैंने हिंदी से ग्रेजुएशन किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ड्रामा स्कूल का परीक्षा दे पाऊँ। और उसके बाद ड्रामा स्कूल में 2 अटेम्प्ट का फेल्योर, तीसरी बार में सेलेक्ट हुआ। अच्छा। तो जिस दिन सोचा कि एक्टिंग करनी है, ड्रामा स्कूल जाना है, उस दिन से मुझे 6 साल लगे ड्रामा स्कूल जाने में। लेकिन छोड़ा नहीं। वो शायद उस गांव की वजह से है। कि एक बात अक्सर मैं बोलता हूँ कि जब आपके नदी में ब्रिज ना होना और नाव ना हो, तो आप तैरना सीख जाते हैं। वाह।
ब्यूटीफुल। ये आगे जो अभी कस्बा आएगा उसका नाम है इटौंजा। इटौंजा, हाँ। तो अभी जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप बचपन में क्या, ये मुझे याद आया, मेरे पिताजी की एक किताब है उनकी ज़िंदगी के बारे में, उसका नाम है ड्रीम चेजिंग। बड़ी अद्भुत कहानी है पिताजी की भी। लेकिन वो 12 किलोमीटर पैदल आते थे स्कूल, क्योंकि पढ़ने की भूख थी और जैसा उस समय माहौल भी था, और 12 किलोमीटर फिर पैदल जाते थे। उनका सपना था कि हम एक स्कूल बनाऊं मैं, ताकि और बच्चों को ना जाना पड़े। जो हम जहाँ जा रहे हैं अब, वो उसी सपने का नतीजा है, जिसने हज़ारों 30-40 हज़ार बच्चों की, महिलाओं की ज़िंदगी बदली, कि उनको वहीं पे पढ़ाई मिली। अपोजिट से आ रही है। तो उनको स्कूल में बताते हैं कि एक सर्वे किया गया था कि आप बड़े हो कि आपका सबसे बड़ा सपना क्या है, और वो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने लिखा था मलेरिया इंस्पेक्टर। ये उनका सबसे बड़ा सपना था। इससे आगे गांव का बच्चा जो है, जब वो लखनऊ यूनिवर्सिटी आए तो फिजिक्स में दाखिला लिया, तो टीचर ने पूछा कि जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं कि जब लाइट आती है तो लाइट शीशे पे पड़ती है या चेहरे पे पड़ती है। अब उनको पता ही नहीं, क्योंकि उनके पास तो शीशा ही नहीं था घर पे, न बाल कंघे करके आते थे। तो वो आप वहाँ से आए, लेकिन ये था कि फिर उनको मिली, फेलोशिप मिली और कनाडा गए, ज़िंदगी में पहली बार हवाई जहाज़ में चढ़े। वहाँ पे एक डिस्कवरी की, फॉसिल्स की, जिससे डार्विन का जो सिद्धांत था इवोल्यूशन का, उसमें एक जगह प्रश्न चिन्ह था। उसका जवाब उनकी डिस्कवरी ने दिया, पापा की। और उसके बाद फिर वो मैं असल में कुछ फिल्म में वगैरह बनाना चाहता हूँ उनकी लाइफ, बहुत अमेजिंग है। उसके बाद उनका क्रेडिट गोरों ने छीन लिया जब उन्होंने डिस्कवरी की। उसके बाद फिर ये यहाँ गए और गांव में शादी के 1 महीने बाद नई नव दंपत्ति ट्रक में है, ड्राइवर पिताजी, माताजी कभी गांव गई नहीं थी, वो स्कूल में यहाँ टीचर थी। तो जब ये मिले बहाने से मिले, तो ये इस बहाने से मिले कि मुझे अपने भाई का एडमिशन कराना, ये करके माताजी से मिले शादी के संदर्भ में। तब के लिए बड़ा प्रोग्रेसिव था, अर्ली 70s के लिए, अर्ली 70s। तो उन्होंने कहा जी मेरा ये सपना है, मुझे गांव में स्कूल। बोले हाँ ठीक है। तो मैं मतलब उनकी सॉर्ट ऑफ ये शर्त थी कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो गांव में स्कूल बनाने में मदद करे। अब साहब ट्रक में बैठे, पीछे पालकी ट्रक में, और आगे ये मियाँ बीबी है, इतना लंबा घूंघट, और वहाँ उस दुनिया में पहुँची। वहाँ सांप है, बिच्छू हैं, और घोर जो है जाति के आधार पर डिफरेंसेस हैं। एक अलग ही दुनिया। लखनऊ से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ बहुत ही। वहाँ उन्होंने एक महीने के अंदर शादी की, एक झोपड़ी बना दी। झोपड़ी में अपनी जो कनाडा से पैसे कमाए थे उससे ज़मीन खरीदी और उसका नाम रखा भारतीय ग्रामीण विद्यालय। सिर्फ एक झोपड़ी थी, और मदर पूरे एरिया में गई कि आप एक मुट्ठी अनाज मुझे दे दीजिए। आप पैसे नहीं दे पाएंगे स्कूल के लिए, मैं जानती हूँ, लेकिन ये आपका स्टेक है कि आपने कुछ दिया इस स्कूल को, इसके निर्माण में। अच्छा, पहली बार शहर की महिला आ रही है, तो वो प्रिंसिपल बन गई, क्योंकि पिताजी फिर पैसे खत्म हो गए, पिताजी को जाना पड़ा, ONGC नौकरी पे जाना पड़ा, घर कैसे चलेगा। तो ये हुआ, प्रिंसिपल साहब जो आई थी शहर से, वो ज़्यादा मशहूर हो गई गांव में, बजाय उनका जो अपना ज़मीन का बेटा था, और उन्होंने फिर हज़ारों। तो वो जो एम्बिशन, एक्चुअली जो तपस्या कहीं ना कहीं, जो DNA में हमें मिला, मुझे और मेरा भाई जो शैलेश है, तो वो वहीं से आया। और वही जो आप कह रहे हैं कि जो ऊर्जा है ना, उसको वो प्रीपेड कार्ड एक मिलता है हमको, उसी से हम खर्च करते रहते हैं, उसी से खर्च करते हैं। बिल्कुल। अब हर उसका है कि आपके संस्कार, आपका परिवार, आपकी जड़ें कितनी मजबूत रही, और आप उसको कितना सींचते रहे बीच बीच में, चाहे वहाँ जा पाए या ना जा पाए, लेकिन ताकि वो जिंदा रहा। तो वही बड़ा, आपकी बातें सुन के मुझे अपनी वो याद आ रही सारी। तो उसके बाद फिर आप उस समय कोई एज सच ड्रीम नहीं था? कुछ नहीं, मतलब यही था कि बस एक ट्रैक्टर हो जाए ताकि
खेती में परेशानी ना हो हाँ। और थोड़ी प्रतिष्ठा भी हो जाएगी ट्रैक्टर होने से। कह रहे हैं हाँ। कि हाँ बैल नहीं है, ट्रैक्टर है। हाँ, गाय तो थी दूध के लिए। हाँ, बाबूजी पंडित थे, पूजा पाठ कराते थे। हाँ। तो मैं भी उनके साथ एक आध बार गया हूँ। अच्छा। मैं पहली बार सिनेमा हॉल अंदर से एक पूजा में ही देखा था, थिएटर। अच्छा। बसंत टॉकीज नाम था, उसका उद्घाटन था। हाँ। बाबूजी पूजा करा रहे थे तो मुझे ले गए थे कि तुम भी चलो, और उद्घाटन या कुछ था। हाँ उसका पूजा कराना था। जय संतोषी माँ फिल्म पहली बार स्क्रीन होनी थी वहाँ। हाँ, हाँ। जय संतोषी माँ पुरानी थी, बात मुझे लगता है कब की होगी, 80 की कभी की। बट चूंकि धार्मिक फिल्म है तो ओपनिंग इस फिल्म से करेंगे थिएटर का। राइट। तो उस पूजा के बाद हम बैठे थे, हम पहली बार सिनेमा देखे थे कि पंडित जी के लड़का हैं। तो कहाँ सोचे थे तब कि हम कभी सिनेमा का हिस्सा बनेंगे या सिनेमा करेंगे। और वही जो आपने बोला ना कि हम वो जो प्रीपेड कार्ड मिलता है ना, मैं आजकल देखता हूँ कि बच्चे लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है यार कुछ नहीं हो रहा है। देखिए 6 महीना साल भर में, पर पता नहीं हमारे अंदर वो शायद गांव का है, वो माँ बाप का दिया हुआ ये है ना कि मुझे याद है मैं 300 रुपये का एक ट्यूबवेल में 2 एलिमेंट आते हैं, 2 चीज़ें आती हैं, एक नोजल और एलिमेंट करके। 300 रुपये का सामान था, उसके लिए मैं और बाबूजी खेतों में जाके सोते थे कि कोई खोल न ले रात को। तो हमारी 3 से 4 महीने जब तक ट्यूबवेल वो पंपिंग सेट मेरा खेत में होता था, तो हम बाबूजी रात को खटिया लिए और गए वहीं सोए। सर्दियों का मौसम है तो वहाँ एक झोपड़ी बनता था, बड़ा छोटा सा पुआल का, और बड़ा कुजी लगता था वो झोपड़ा। उसमें हम बाबूजी जाके कंबल अपना रजाई वजाई लेके रात को सो रहे हैं। क्यों जी? वो 300 रुपये का सामान कोई खोल ना ले जाए रात में। अपने परिवार के बारे में बताइए ना। हम 4 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा। और गंभीरता से नहीं लिए गए कभी? नहीं, मुझे छोटे भाइयों को इस बोझ का निर्वहन करना पड़ता है। तो अब मैं वैसे भी थोड़ा गंभीरता, मैं बड़ा खेलने कूदने में ज़्यादा मशगूल रहता था। क्या क्या? मैं बहुत खो-खो अच्छा खेलता था। चिका ठारी एक खेल है। अच्छा। हमारे यहाँ का गाँव का, उसका बढ़िया था। स्प्रिंटर बहुत अच्छा था, धावक 100 मीटर में, हाई जंप बहुत बढ़िया, सब खेल में बहुत नंबर 1 था मैं। पढ़ाई में नंबर 2। पूरी जर्नी मैंने सेकंड, कभी फर्स्ट नहीं किया आया हूँ पूरे लाइफ में। बड़ी सुंदर सड़क है। अब देखिए आपके इलाके में इसकी खेती बड़ी अद्भुत होती है। वो पानी फल, सिंघाड़ा, पानी फल हमारे यहाँ बोलते हैं, सिंघाड़ा। कल ही खा रहा था मैं परसों इसकी सब्जी खाया, मुझे पता नहीं था इसकी सब्जी भी बनती है, और कमाल की सब्जी थी वो। नहीं, मेरे लिए तो वही है कि अब मुझे जैसे बड़े शहरों में जाना उतने अच्छा नहीं लगता है। वहाँ जिन 2 घंटे में आप अंधेरी से टाउन पहुँच पाएंगे, मैं लखनऊ से बम्बई पहुँच जाऊँगा। आप मुझे बोलिए कि कल सुबह 10 बजे मीटिंग करते हैं, मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन मुझे अपना विस्थापन नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। और एक और मैं नए चश्मे से देखने लग गया हूँ लोगों को कि सामाजिक सरोकार कितना है लोगों का। आप बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़े बड़े सिंगर्स हैं, राइटर्स हैं, क्रिएटिव फील्ड में की, लेकिन वो जैसे मैं हमारी जो मंडली है उसमें हाल में कह रहा था कि हमने जब शुरुआत की इस सफ़र की, लिखने की, कहानियाँ सुनाने की, तो हम अपना बहुत कुछ लेके आए। बहुत जो मंडली होती है बड़े कैथार्सिस होती है, उसमें लोग अपना बहुत कुछ बताते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें बताते हैं, और वही आप उसको सौंप रहे होते हैं लिसनर को, और आप पाते हैं कि ये तो लिसनर की भी थाती है, यही तो जीवन उसने भी जिया है, इसीलिए वो अपने आप को इन कहानियों में रिलेट करता है। यस। लेकिन मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं कि कहानियां लिखते लिखते आप थोड़ा बाजार की ओर हुए जा रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप क्या लिखना चाहते हो, बल्कि ये सोचने लगे हो कि वो क्या पसंद कर सकता है। मैंने पूछा कि क्या, एक अभी राइटर को हाल में मैंने पूछा कि रोती हो, दुख, किसी को तकलीफ में देखती हो तो दुख होता है? मैं कहा मुझे होता है। मैंने ये पिछले सालों में देखा है कि जो इस मास्क के पीछे हम छुपे रहते थे, मेरे कभी आंसू नहीं आए, नहीं आते थे पहले। पत्रकार के रूप में मैंने तो एक बार 2 प्लेन हवा में टकरा गए थे, सऊदी और दादरी में।
चरखी दादरी में गया, मैं उस खेत में चला जहाँ पे कटे हुए हाथ पड़े थे, और कारगिल का युद्ध कवर किया, सुपर साइक्लोन कवर किया, इतनी जिजीविशा, इतनी तकलीफ देखी मैंने, लेकिन रोना नहीं आता था। जब ये कहानियां सुनानी शुरू की तो अब मैं कई बार कहानी सुनाते सुनाते एंड में मेरा गला रुन जाता है, मैं रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ती है। एक दिन मैंने देखा कि मैं बच्चों का शो देख रहा था गाने का, होटल में अकेले बैठा था। अकेले बैठने को भी कम मिलता है आजकल, आप इतना सराउंडेड हैं कि अपने साथ तो वक्त ही नहीं बिता पाते। तो वो देख रहा था कि बच्चों को सुना, अचानक मैंने कहा आई हैड टीयर्स इन माय आईज, मैंने कहा ये मुझ में क्या बदलाव आ गया। तो आप जब अपने आप को देखते हैं, आपको शहर ने कुछ और बना दिया या आपके अंदर अभी एक संवेदनशील इंसान जिंदा है? आप आत्मनिरीक्षण कर पाते हैं इस बात पे? कितनी अद्भुत आप बात बोले हैं ना अभी। बिल्कुल शहर ने मुझे नहीं बदला है, और मैं बहुत साधारण बातों पे रोता हूँ। और ये कलाकार का जो जन सरोकार है ना, वो मेरे लिए सबसे प्राइमरी चीज़ है कि आखिर मेरी ज़रूरत क्या है समाज को। हम सिर्फ मनोरंजन करना हमारा काम है क्या? आपको सिर्फ हंसाना, सिर्फ रुलाना हमारा काम है क्या? उसके सिवाय भी आपके अंदर एक मैं थिएटर किया, थिएटर ने, अभिनय ने मुझे एक्टर कितना बड़ा बनाया पता नहीं, मुझे आदमी अच्छा बनाया। वाह। और सारी कलाओं का मुझे लगता है, कोई भी आर्ट फॉर्म हो या क्रिएटिव काम हो, राइटिंग हो, स्टोरी टेलिंग हो, पेंटिंग हो, जो आदमी कर रहा होता है वो खुद ग्रो कर रहा होता है। हम एक्सप्लोर करते हैं कि अरे यार मुझे जब रोना आता है, कई लोग छुपाते हैं कि लोग समझेंगे अरे औरत है, औरत की तरह रोता है। बोला नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल हूँ औरत, कोई दिक्कत नहीं है मुझे औरत होने में। वो तो हमसे ज़्यादा इवॉल्व हैं थोड़ी, हम तो पीछे हैं अभी। तो मेरा है सर वो कंसर्न। मतलब मैं यहाँ कल शूटिंग में कुछ चेहरे आए थे, मैं देख रहा था, वो बाकी लोग हैंडल कर, मैं बोला यार कि मैं जिस तरीके से इस आदमी के चेहरे को देख पा रहा हूँ, मुझे उसकी हर झुर्रियों में ना एक अनुभव दिख रहा था। मुझे लग रहा था क्या सच में हमारा भारत बहुत आगे चल गया है, इसको, इस व्यक्ति को हम पीछे छोड़ दिए हैं क्या इस भारत को आगे ले जाने के चक्कर में। तो उस आदमी के चेहरे की झुर्रियाँ, उनका सवाल, आप, तो मैं व्यथित होता हूँ देख के उन चेहरों को, और तकलीफ होती है। और तब मुझे लगता है कि नहीं ठीक है बाबा, चूंकि हमारा काम है संवेदना का, हम इकलौते दुनिया के श्रमिक हैं। एक कलाकार इकलौता श्रमिक होता है जो इमोशनल मेहनत भी करता है, शारीरिक मेहनत, मानसिक मेहनत सब करते हैं, लेकिन हम इमोशनल मेहनत भी करते हैं, बेवजह रोना, हंसना, गाना। तो हम जब तक अपनी संवेदनाओं को बिल्कुल जागृत अवस्था में नहीं, आए दिन लोग बोलते हैं सेंसिटिव एक्टर है। सेंसिटिव एक्टर क्या है? कुछ नहीं, हम सुनते हैं। आप बोल रहे थे, मैं आपको सुन रहा था और महसूस कर रहा था। हम देखते हैं, जब मैं गांव में जाता हूं और मैं सर गिरते हुए ओस में सुबह के कोहरे को 2 घंटे देखता हूं, मैं सिर्फ कोहरे को, और मुझे लगता है ये बॉम्बे में तो नहीं देख पाता हूँ। यहाँ क्या मिलता है मेरे को नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। मैं चिड़िया बैठी हैं, चिड़िया अभी भरतपुर में था, यहाँ बहुत चिड़िया आती हैं आपके इलाके में, गाँव में। इधर बगुले 50 उड़ के खेत में, गीले खेत में बैठते हैं, मैं उनको देखता हूँ और मैं घंटों देख सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या मिलता है उससे। तो वो तो है सर, वो तो एंड ऑफ द लड़ाई सारी हमारी वही है, बेहतर इंसान बनने की। हम बंदर से आदमी बने हैं, तो क्या हम वापस फिर बंदर बनना चाहेंगे? हमें प्राकृतिक, मतलब हमने बहुत सी चीजें बना ली, देश बना लिया, धर्म बना लिया, ऑक्सीजन कहाँ बट पाया है? वो तो एक ही है ना। और कलाकार इसीलिए तो भैया हम तो पूरे, हमारा कंसर्न ही बड़ा लार्जर होता है, हम तो पूरे समाज, पूरे ह्यूमन, मानव प्रजाति की बात करते हैं। ये मेरे लिए ना बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम जब कंटेंट देखते हैं जो आ रहा है रेडियो पर या टीवी, जो एक त्वरित
फ़ायदे वाला कंटेंट बनता है, जिसमें आप चाहे लोगों को, महिलाओं का मजाक उड़ा सकते हैं, चाहे स्टीरियोटाइप कर सकते हैं लोगों को वगैरह, जो आज से 2 साल बाद 3 साल बाद जिंदा नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो हम लेगेसी क्या छोड़ रहे हैं एज कंटेंट क्रिएटर्स? हम जब मुड़ के देखेंगे, अगर कल सुबह हमारे जीवन का अंत हो जाए, तो क्या आर वी हैप्पी, आर वी प्राउड कि हमने जो बनाया, क्या उससे 10 बच्चों को कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं? यस। या आपने गाली बोलना सिखाया है, आपने लड़कियों को छेड़ना सिखाया? हाँ, वो हमारा बनाया हुआ कंटेंट समाज के हित में कितना काम किया? बिल्कुल। या जो लेगेसी हमें मिली है, हाँ, हमने क्या उसको आगे तक कैरी फॉरवर्ड, थोड़े सुधार के और बेहतर रूप में किया क्या? क्योंकि हो सकता है हमें भी थोड़ी कुरीतियां मिली हो। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो क्या हमने अपने वो लेगेसी को अपने करेक्ट करके अपने हिसाब से आगे बढ़ाया कि नहीं? ये तो है क्षणिक फायदे के लिए सर, आप कुछ भी कर लो। मैं बोलता हूँ अक्सर कि हर पॉपुलर चीज ना जरूरी नहीं कि बेहतर भी हो। तो हमें पॉपुलर के पीछे नहीं भागना है कि ये भाई प्रचलित है, पॉपुलर है, तो इन्हीं को सुना जाए, इन्हीं को देखा जाए। मेरा मानना है कि बतौर नागरिक, बतौर कलाकार, मेरी क्या जिम्मेदारी है समाज के प्रति, खुद के प्रति, कि हाँ, मेरी ये भी जिम्मेदारी है कि मेरा भी घर परिवार खुश रहे। सर, मुझे एक्टिविस्ट नहीं बनना है। कि मैं आंदोलन ही करूंगा जी, बिल्कुल कमर्शियल सिनेमा का हिस्सा बनूंगा, करूंगा। पैसे मिलते हैं, मेरे बीवी बच्चे भी ठीक से जगह पढ़ें और जो उनको इच्छा मन करे करें, लेकिन सेम टाइम मैं अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को ना जानता हूँ और पूरी तरह कोशिश करता हूँ कि उसका निर्वहन हो, ईमानदारी के साथ हो। कुछ नहीं है, देशभक्ति क्या है? जो व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी गई है उसका ईमानदारी से वो पालन करे। मैं बतौर अभिनेता अपनी जिम्मेदारी निभाऊं कि यार मुझे ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनना है जिसमें एक बात भी हो, जो समाज पर कहीं ना कहीं से व्यंग करे, सटायर करे कि बाबा देखिए ये गड़बड़ी है, आप लोग थोड़ा क्रॉस चेक कर लीजिए। जो बात नहीं कही जाती है वो बात कही जाए। हाँ, वो बात कही जाए कि भाई मतलब मंच बने। बिल्कुल। आप कैसे पिता हैं? मैं बड़ा अच्छा पिता हूँ। मेरी एक बेटी है, भाई 12 साल की है। अच्छा, क्या नाम है उसका? आशु नाम है। तो मैं इकलौता, मतलब मेरी जर्नी जो है कि मैं गांव में भी रहा हूँ। मैंने अपनी बहनों के लिए बरतुहारी होते और लड़का ढूंढते जो होता है अगुवाई वाला, अभी दिवाली के बाद अब सीजन चालू हो गया, गोधन कुटा गए ना। अब हमारे गांव में जो लड़की के पिता हैं, अब वो सुयोग्य वर ढूंढने निकलेंगे। और मेरे बाबूजी कई बार साइकिल तो नहीं चलाते थे, दूसरे के साइकिल पर बैठ के जाते थे। मेरे पिताजी को साइकिल चलाने आती ही नहीं है, सीख ही नहीं पाए वो। तो 3-3, 4-4 दिन सुयोग्य वर ढूंढने में निकल जाता था। वो लोग घर से बाहर हैं, इस गांव से उस गांव, उस गांव से वो गांव में एक लड़का है। तो मैं वो भी दुनिया देखा हूँ और मैं बरेली की बर्फी टाइप की भी दुनिया देख रहा हूँ। रेड कार्पेट की दुनिया भी देखी है। रेड कार्पेट की भी दुनिया देख रहा हूँ। तो हमारा बाप जो है वो सब गांव, शहर, कस्बा सब का मिला हुआ रूप है। वो थोड़ा ज्यादा प्रोग्रेसिव है। एक वक्त था जब मैं अपने आप से सवाल पूछता था कि क्या मैं अच्छा बेटा बन पाया? आप अच्छे बेटे बन पाए? आई थिंक हाँ। मैं इतना समय लिया क्योंकि अपना सेल्फ आकलन, सेल्फ सर्टिफिकेट देना हो जाएगा मैं खुद ही को दूं, तो ये सवाल मेरे माँ बाप से ज़्यादा उचित रहेगा, वो बता पाएंगे कि मैं कैसा बेटा बन पाया। हाँ, मैं सारा आपाधापी के बावजूद मैं हर 3 महीने पे गांव पहुंचना है मुझे। अच्छा। हाँ, हर 3 महीने पे। मैं अभी यहाँ शूटिंग में आने के पहले 4 दिन उनके साथ रह के आया। ये बड़ी उपलब्धि। हमारे माता पिता तो 5 मिनट की दूरी पे रहते हैं और उनको उस अपार्टमेंट ब्लॉक से जहाँ वो रहते हैं, हमारे जो नया घर हमने बनाया वहाँ पे लाना, ये निरंतर होती लड़ाई है। कभी तनातनी हो जाती है, आप ये कह, कभी वो उनका अपना कमरा, अपनी अलमारी सब सेट है, लेकिन नहीं, वो है कि अब अप्रूव होना पेरेंट्स कई बार नहीं चाहते हैं कि अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, अपना। हाँ, नहीं वही है कि वो कि उनको अप्रूव करना ना, उनके चाहत के बगैर वो भी अत्याचारी हैं। जहाँ सहज है, कंफर्टेबल है, आप वहीं रहने दीजिए। आप जाके उनके पास आप ही पहुंच जाओ, मिल लो। तो ये रेड कार्पेट की दुनिया के बारे में बताइए। न्यूटन वगैरह के बाद जब आप सर हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। फिल्म फेस्टिवल में बर्लिन में गया, कैलिफोर्निया, वहाँ वो क्या है, लॉस एंजल्स में,
तो बड़े अच्छे लोग हैं, तो वहाँ जाके लगता है कि सिनेमा कुछ बड़ा काम है यार। ये सच में इतना आसान काम नहीं है। वो देखिए वो चिड़िया का साइज कमाल है। रोकिए एक सेकंड, ये देख रहे हैं साइज इन चिड़ियों का, कैसे प्लेन की तरह हाइट कम करते करते वहाँ लैंड करने जा रही है ना। वहाँ है उनका फ्राइडे को मैं यहीं आ जाता हूँ, बेटी को पिकअप करता हूँ स्कूल से, फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन यहीं।